हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस करवा रहा था, जो कि आपके आने वाले सीटेट पेपर 2020 के लिए जो पेपर 1 में पूछा जाता है उसके लिए मैं आपके ईवीएस शॉर्ट नोट्स लेके आया था। यानी कि जो भी मैंने आपको ईवीएस एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ाया था उसके मैं शॉर्ट नोट्स करवा रहा था ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल सके। तो ये आपका लेक्चर नंबर, क्लास नंबर कौन सी है? तो 5th क्लास नंबर है। इससे पहले मैं आपके 4 क्लासेस ले चुका हूँ, जिसमें से मैंने आपको 3 क्लासेस में शॉर्ट नोट्स करवाए थे और एक क्लास में उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। ओके, तो ये आज हमारी उसकी क्लास नंबर 5th है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा आप पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी चीज़ें जो मिस हो चुकी हैं वो आपकी कंप्लीट हो सके। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर नंबर 5th ईवीएस शॉर्ट नोट्स, टॉपिक नेम पौधे यानी कि प्लांट्स। अब देखे होंगे आपने क्वेश्चनों में यानी कि एग्जाम्स में पौधों से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पत्तियों का रंग हरा कैसे हो जाता है, या फिर रेगिस्तानी डेजर्ट ओक कहाँ पर पाया जाता है, या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ऐसे करके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्लांट्स से। तो जौन सी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चलिए उनको एक बार कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पौधों की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स आखिर होते हैं तो होते क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है पौधों की भाषा में। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ से आपके कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पौधे जब खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, जब भी आपके यहाँ पर देखा होगा पानी की कमी हो जाती है पौधों में तो ऐसे मुरझाने से लग जाते हैं। तो जैसे आप उसमें पानी दोगे धीरे धीरे वो सनलाइट लेकर या फिर और बाकी प्रक्रिया लेकर वो पत्ते क्या हो जाते हैं, दोबारा खिल जाते हैं। तो वो किस कारण खिलते हैं? तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जब वो भोजन बना रहे होते हैं तो तंदुरुस्त हो जाते हैं दोबारा से पौधे। अब ये प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने के चांसेस भी आगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में इन चीज़ों की आवश्यकता तो होती ही होती है। किस किस चीज़ की? कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की यानी कि वाटर, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट एवं क्लोरोफिल, ये चीज़ होती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो सके पौधों में। अब कई बार आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों में हरे रंग होने का क्या कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना उसके पीछे कारण होता है आपका क्लोरोफिल का। तो किसके कारण पत्तियां हरी होती हैं पौधों की? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। द ग्रीन कलर इज लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में पौधों जो होते हैं वो आपके पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कर्षण करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो इन्वॉल्व करते हैं आपके वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों करते हैं प्लांट। कई बार देखा होगा आपने कि हम पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दिन के अंदर जो होते हैं पौधे वो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेते हैं, जो कि मनुष्य जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ता है और ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया जो चाहे दिन हो या रात हो, मनुष्य का जो होता है वो सिमिलर ही होता है, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा और ऑक्सीजन लेगा। लेकिन पौधों के अंदर ये प्रक्रिया जो होती है वो दिन में कुछ और होती है और रात में कुछ और हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पौधों के नीचे या लेटना या बैठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पौधे जो होते हैं वो भी मनुष्य की तरह करने लग जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। दिन में भी करते हैं लेकिन वो दिन में इतनी कम मात्रा होती है कि उसका पता नहीं चल पाता है। ओके, इसलिए कहा जाता है कि पौधों या पेड़ पौधों के नीचे रात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके।
नेक्स्ट है आपका सेकंड, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक। यहाँ से तो क्वेश्चन आपके देखिए भर भर के पूछे जाते हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता ही है। आखिर ये रेगिस्तानी ओक होता क्या है और क्या है इसकी विशेषताएं, तो ध्यान रखिएगा रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है, यानी कि डेजर्ट ओक इज 10 फीट इन हाइट। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आप जो भी इसका ये तो नहीं पूछा जाता कि कितना ऊंचा हाइट होता है, लेकिन लगभग जो होता है वो 10 फुट हाइट होता है। मेन बात ये है कि इसकी जो जड़ें होती हैं, यानी कि जिनकी जड़ें जो होती है वो 300 फुट गहरी, वह पत्तियां कम होती हैं इनके पौधों पर। तो जैसे कि आप ये डेजर्ट ओक देख सकते हो, इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और पौधे पर पत्तियां जो होती हैं वो कम होती है, बिल्कुल फ्यू लीव्स होती हैं। लेकिन इनकी जड़ें जो होती हैं ना वो ज़मीन के अंदर वो 300 फुट गहरी जाती हैं। ध्यान रखिएगा कितनी फुट, 300 फुट गहरी। आपको कई बार ये 300 फुट दे देगा और कई बार इसको चेंज करके दे देगा। कैसे चेंज करेगा तो वो देख लीजिए एक बार। लेकिन उससे पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक यानी कि डेजर्ट ओक आखिर पाया कहाँ जाता है। कई बार आपको ऑप्शन में आबू धाबी दे दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। डेजर्ट ओक आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, तो वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये रहा अपना भारत, यहाँ पर है अपना भारत, और इसके इस तरफ में ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो क्या है कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ओके, तो जैसे कि आप देखोगे भारत जो है वो 1, 2 और 3 तरफ से पानी से ढका हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूँ कि जो द्वीप समूह या जो आपका आइलैंड जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसको क्या कहा जाता है। ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था आपको, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। भारत जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये आपका एक होमवर्क है, मुझे बताइए कि आप कमेंट बॉक्स में कि जो आइलैंड या जो आपका देश चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको कौन सा द्वीप कहा जाता है। ओके, कौन सा आइलैंड, कौन सा देश कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब ये तो पता चल गया कि आपका डेजर्ट ओक यानी कि रेगिस्तानी ओक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आबू धाबी दे दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा आबू धाबी नहीं होगा, इसका आंसर वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जिनकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती है। अब यहाँ देखिए, पहले मैंने आपको बताया था 300 फुट गहराई जमीन में जाती है, अब यहाँ पर दे रखा आपका 30 गुना। तो देखा जाए तो पेड़ की हाइट कितनी होती है, 10 फुट, और उसका 30 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 फुट। तो ध्यान रखिएगा, या 300 फुट दे या 300 गुना दे तो बात वही पड़ जाती है। अधिकतर आपका जो देता है वो ये पूछता है कि एक पेड़ है जो कि आपके रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 10 फुट होती है और उसकी जड़ें जो होती हैं उसकी 30 गुना गहराई जमीन में जाती है, वह कौन सा पेड़ है। तो ध्यान रखिएगा वो आपका डेजर्ट ओक यानी कि रेगिस्तानी ओक है, जो कि आपके कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके, जिसकी जड़ें कितनी होती है तो 30 गुना लंबी हो जाती है पौधों से। आगे बात करें तो इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसके तने में जो होता है वो पानी ये स्टोर करके रखता है, और जो वहाँ के निवासी होते हैं यानी कि जो वहाँ के लोकल पर्सन होते हैं उनको यहाँ से पानी मिलता है पीने लायक। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। एनसीईआरटी बुक्स में आपको दे भी रखा है कि इसमें जो वहाँ के निवासी होते हैं वो स्ट्रो डाल के पानी पीते हैं। बिल्कुल वहाँ के निवासी जो होते हैं वो पानी के लिए यहाँ इस चीज़ का यानी कि इस पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी डेजर्ट ओक यानी कि रेगिस्तानी ओक के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए पॉइंट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, सूखे पत्तों से चित्र यानी कि ड्राई लीव्स पिक्चर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि सूखे पत्तों के चित्र किसके द्वारा बनाया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति महान चित्रकार थे आपके विष्णु चिलकर, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये क्या करते थे तो सूखे पत्तों से अपनी पेंटिंग्स बनाया करते थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर एमपी प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के। मेड पिक्चर फ्रॉम ड्राई लीव, जैसे कि देख सकते हो ये है विष्णु चिलकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और ये उनकी एक पेंटिंग का नमूना है जो कि उन्होंने सूखे पत्तों से एक आइलैंड बनाने की कोशिश करी है। ऐसे इन्होंने बहुत सारी पिक्चर बनाई है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि सूखे पत्तों से पेंटिंग कौन बनाया करता था, तो विष्णु चिलकर जो बनाते थे वो सूखे पत्तों से पेंटिंग बनाया करते थे। कहाँ के रहने वाले थे तो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, मधुबनी चित्रकला यानी कि मधुबनी पेंटिंग। इसके यहाँ पर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, वो भी मोस्ट वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्या क्या पूछ सकते हैं देखिए। पहला पॉइंट, मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ओरिजिनेटेड कहाँ की है, तो बिहार में एक जिला पड़ता है मधुबनी, वहाँ की पेंटिंग है। कई बार आपको बोल दिया जाता है कि राजस्थान में मधुबनी की है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान की नहीं होती, बिहार में एक जिला पड़ता है मधुबनी, एरिया का नाम है मधुबनी, वहाँ के लोग इस पेंटिंग को बनाते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ेगा, मधुबनी पेंटिंग पड़ गया। ओके, अब इसमें जो रंग इस्तेमाल करते हैं वो इसकी खासियत है, क्या है, तो इसमें चावल के घोल में रंग नील, यानी कि जो नीला रंग होता है उसके लिए नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां व अन्य जंतुओं के साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। जैसे कि आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर पक्षियों का चित्र बना रखा है, यहाँ मछलियों का चित्र बना रखा है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि एक चावल जो होते हैं, सूखे चावल को एक घोल बना लेते हैं उसका, नीले रंग के लिए उसमें नीली जो होती है उसको मिला देते हैं, पीले रंग के लिए हल्दी को कूट के मिला देते हैं, या फिर अलग अलग रंगों के लिए पेड़ पौधे या अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके अलग अलग रंग बना देते हैं। यानी कि सारे के सारे जो कलर होते हैं ना, वो आर्टिफिशियल कलर ना होकर नेचुरल कलर होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पीले रंग के लिए हल्दी को कूट कर चावल के घोल में मिला देंगे, नीले रंग के लिए चावल के घोल में नील मिला देंगे, जिसके कारण वो नीला रंग बन जाता है, या फिर अन्य ऐसे ही कलर को लेकर वो अलग अलग मिलाकर चावल के घोल में मिला देते हैं और फिर उसके इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग्स बनाने में। इनकी खासियत यही है कि ये नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, परागकण यानी कि पॉलिनेशन। यहाँ से भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखा होगा आपने, पंखुड़ियों के अंदर या फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम पराग कहते हैं, यानी कि पॉलन कहते हैं। देखा होगा आपने, जो फ्लावर होते हैं यानी कि फूल होते हैं, इसके बीच में ना छोटी छोटी सी पाउडर जैसी सतह होती है, छोटी छोटी सी, उंगली डालते हो तो आप उंगली में लग जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आसपास के कोई भी फूल ले लो, जैसे कि आप गाँव घर के इलाके में रहते हो तो इस समय जो होगा वो आपके आसपास जरूर, जैसे कि पंपकिन यानी कि जो आपका कद्दू होता है उसका, या फिर जो आपके घिए होते हैं या जो खीरे होते हैं, इनके पौधे आपके आसपास जरूर लगे होंगे। तो उनमें जो फ्लावर आते हैं उनके बीच में देखा होगा आपने, गांव घरों के लोगों ने तो जरूर देखा होगा, छोटी छोटी सी येलो कलर की एक सतह रहती है, उसको क्या कहा जाता है, तो पराग कहा जाता है। एक पाउडरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलन कहते हैं। ओके, जो कि आगे मैंने लिख भी दिया। परागकण जो होता है वो कैसा होता है, पाउडर जैसा होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स आर येलो पाउडर लाइक, जैसे कि आप ये देख सकते हो। मधुमक्खी जो है एक फ्लावर के ऊपर बैठी है, जिसके पराग जो थे वो सारे के सारे मधुमक्खी के ऊपर, इधर से देखो हाथ पाँव में कैसे चिपट गए हैं। तो ये छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं, पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं, यही क्या होती है, आपकी पराग यानी कि पॉलन होती है। और इन्हीं के द्वारा पौधे जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे जो प्रजनन करते हैं उसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली तो हवा के द्वारा, यानी कि हवा के कारण जो पौधों के अंदर पराग होता है वो झड़कर गिर जाता है दूसरे फूल के ऊपर, यानी कि मेल फूल का पराग गिर जाता है फीमेल के ऊपर, जिसके कारण प्रजनन हो जाता है। या फिर मधुमक्खियां जैसे कि ये बैठी हैं, ये एक बार फीमेल पे बैठेंगी, फिर मेल के पौधे ऊपर जाके बैठ जाएंगी, फिर फीमेल पे बैठ जाएंगी, तो उस कारण भी प्रजनन होता है। ओके, तो जैसे कि आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे और मनुष्य के बीच में क्या सिमिलरिटी है, तो पौधे और मनुष्य के बीच में सिमिलरिटी ये है कि दोनों वृद्धि करते हैं और दोनों प्रजनन करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पौधों की प्रक्रिया में प्रजनन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके वो हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके ये पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बरगद वृक्ष यानी कि बनियन ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। ओके, और काफ़ी बच्चे जो हैं वो अभी भी पूछते रहते हैं सर क्लास टाइमिंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा डेली का जो क्लास टाइमिंग है हमारा वो क्या है, तो 12:15 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12:15 पर हमारी क्लास होती है। और कई बच्चे कहते हैं कि सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो नोटिफिकेशन के लिए जो है वो आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि कई बार जो है यूट्यूब है ना नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है। ओके, तो ध्यान रखिए क्लास टाइमिंग हमारा 12:15 है डेली का, और नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, पहला कमेंट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हो। नहीं तो हमारे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां पर आपको नीले कलर के सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम का, फेसबुक पेज का, या फिर और भी जितने लिंक्स होते हैं वो सारे के सारे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। ओके,
चलिए अब आ जाते हैं अपने बनियन ट्री यानी कि बरगद के वृक्ष के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, बरगद का जो पेड़ होता है वो सबसे पुराने वृक्षों में से एक वृक्ष है, इंपॉर्टेंट है। द बनियन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में है, हावड़ा में। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज वहीं के ही गार्डन की है जिसको द ग्रेट बनियन ट्री कहा जाता है। यहाँ पर एक ही वृक्ष है, लेकिन वो एक वृक्ष जो है वो इतना बड़ा है कि वो 6 फुटबॉल के मैदान को घेरे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज रहती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो इतने सारे पेड़, ये इतने सारे पेड़ नहीं है, एक ही पेड़ की ये सारी की सारी शाखाएं हैं। जैसे कि आप ये देखते हो, ये मेन रूट है, मेन रूट ऊपर जा रही है, फिर एक मेन रूट इधर जा रही है, फिर इसमें से आपकी एक लता निकलकर वो नीचे पेड़ जो जमीन के अंदर चली गई है। उसी प्रकार से ये है, ये जमीन के अंदर चली गई है, आगे जाकर यही आपकी ब्रांचेस ये फिर जमीन के अंदर चली गई है। तो एक ही वृक्ष से बाकी छोटे छोटे और वृक्ष निकले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए द ग्रेट बनियन ट्री यानी कि सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ पर है, तो कलकत्ता हावड़ा में है। ओके, एक गार्डन बना रखा है वहां पर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा वृक्ष है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं, यानी कि द बनियन हैज फ्री ब्रिनिंग रूट्स। ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो आप पेड़ बढ़ रहा है इसको सपोर्ट देने के लिए ये पूरी की पूरी शाखाएं निकलती है। जैसे कि आप ये छोटा बनियन ट्री देख रहे हो, छोटा बरगद का पेड़ देख रहे हो, इसमें जो निकलती है वो रस्सियों जैसी पतली पतली निकलती है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसकी मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं। ओके, दोनों इमेज मैंने आपके लिए दे रखी है ताकि आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, बरगद का वृक्ष जो होता है वो सैकड़ों वृक्ष तक यानी कि सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बरगद पेड़ जो होते हैं वो सबसे पुराने पेड़ों में से एक पेड़ माना जाता है जिनकी जीवन चक्र जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं कि शूटिंग रूट्स किसके पौधे में से, किसके पेड़ में से, ट्री में से निकलते हैं, तो वो बरगद का पेड़ यानी कि बनियन ट्री में से निकलता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके बनियन ट्री यानी कि बरगद के वृक्ष के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे, एक एक करके मैंने आपको सारा बता दिया। चलिए, ये तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, लेकिन इन्हीं के अंदर से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके। तो लिख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट वाइज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वैसे पॉइंट्स मैं आपके लिए उठा कर लाता हूँ। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है आपकी स्थित, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, यूपी में। केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो केरल में। और सहजन की सब्जी के फूलों के पकौड़े जो खाए जाते हैं वो कहाँ खाए जाते हैं, महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल, केरल के अंदर बनाना के, और आपके महाराष्ट्र के अंदर सहजन के फूल के पकौड़े बनाकर खाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। ज़्यादातर पूछा जा चुका है वो केले वाला यानी कि केरला में खाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दवा में प्रयोग होने वाले फूल यानी कि यूजेबल फॉर मेडिसिन कौन कौन से हैं, रोज है, सैफरन है, अजवाइन है, सर्पगंधा है और अर्जुन है। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट फ्लावर्स है जो कि आपके कहाँ पर यूज होते हैं, तो दवा में भी इस्तेमाल होते हैं, गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा और अर्जुन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इत्र व केवड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इत्र और केवड़े से आपका एक क्वेश्चन हमका अधिकतर देखने को मिलता है, इसके आप ये भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो। तो इत्र व केवड़ा जो होता है वो चमेली या फिर गुलाब के फूलों से बनता है, अगर आप शुद्ध बनाना चाहते हो। ओके, लेकिन धीरे धीरे आपके अलग फूलों का भी इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन इत्र और केवड़ा जो बनाया जाता है अधिकतर वो चमेली या गुलाब के फूल से बनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इत्र के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है वो इत्र बनाने हेतु बहुत मशहूर है। जैसे कि आपने एक बार देखा, मैंने आपको बताया भी था कई बार, कि जो आपने देखा होगा बारिश आने से पहले जो मिट्टी की खुशबू जो होती है, देखा होगा आपने कितनी अच्छी लगती है वो खुशबू। बारिश आने से हल्की हल्की बूंदें पड़ जाती हैं, जो मिट्टी के अंदर से खुशबू आती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो वो वाला इत्र भी है आपके उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगा मिलता है वो वाला इत्र। ओके, तो देखा होगा आपने उसकी खुशबू कितनी अच्छी सी लगती है जब बारिश आने से पहले जो मिट्टी महकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेन पॉइंट कि कन्नौज जिला
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इत्रों के लिए कौन सा जिला मशहूर है, तो कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश का बहुत मशहूर है, वहां पर इत्र बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इत्र जो होता है वो फूलों का शुद्ध आर्क होता है। यहाँ पर अर्थ हो गया, आर्क होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। इत्र जो होता है वो फूलों का क्या होता है, शुद्ध आर्क होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इंग्लिश में तो सही लिख रखा है, प्योर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ओके, ध्यान रखिएगा। वो शुद्ध आर्क होता है आपका किस चीज का, फूलों का, उसके द्वारा इत्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रात में खिलने वाले फूल जो होते हैं वो सफ़ेद एवं सुगंधित होते हैं। ध्यान रखिएगा, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके वाइट होते हैं और काफ़ी महकदार होते हैं, काफ़ी सुगंधित होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। रात में खिलने वाले फूल देख लीजिएगा, आपके कैसे होंगे, आपके वाइट होंगे, सफ़ेद होंगे हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष। ये खेजड़ी वृक्ष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करवाऊंगा। खेजड़ी वृक्ष से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने और उनके साथ में 363 महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर इंक्लूड करके आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से इसको। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्या इस पॉइंट को ध्यान रखना है, नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष जो होते हैं इनमें कीड़ा नहीं लगता है। ध्यान रखिएगा, ये पेस्ट फ्री होते हैं, इनमें कभी भी पेस्ट नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुलाब जल, ग्लिसरीन तथा उसमें थोड़ी बहुत नींबू की रस, यानी कि नींबू की जो रस होता है उसको निचोड़ दो, तो इस्तेमाल करने से सर्दी में जो त्वचा होती है वो नहीं फटती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्किन क्रैकिंग होती है एज ए सर्दियों में, तो आप क्या कर सकते हो, रोज़ वाटर प्लस में ग्लिसरीन प्लस में नींबू जूस जो होता है, लेमन जूस जो होता है, आप उसको मिक्स करके लगा सकते हो। ये कौन सा नुस्खा है, आप तो दादी माँ का नुस्खा है। अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, मैंने जब पढ़ाया था तब बताया गया था। ओके, तो ज़्यादातर आपको लोशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर्दियों में। अगर आप अलग अलग क्रीम लगाते हो तो आप इस चीज़ का, दादी माँ का नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो क्या है ये आपका, तो पीपल का पौधा जो होता है वो मकानों की दीवारों पर भी उग जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखा होगा पीपल के पत्तों, पीपल के पेड़ों में छोटे छोटे से एक बेरी जैसे से फल लगते हैं, तो उन फलों के अंदर बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो चिड़ियाँ उसको खा लेती है, और चिड़ियाँ जब इधर उधर जाकर दीवारों पर या छतों पर बीट कर देती है, तो वहाँ से पीपल का पौधा अधिकतर निकलने को दिख जाता है। अधिकतर आपको शहरी इलाकों में या गाँव घरों के पुराने घरों में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह पौधा कौन सा है जो मकानों की दीवारों पर भी उग जाता है, तो ध्यान रखिएगा पीपल का पौधा है। ओके, और नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है, तो केरल को मसाले का राज्य कहा जाता है। केरला इज नॉन एज ए किंगडम ऑफ स्पाइसेस। ओके, लैंड ऑफ स्पाइसेस या किंगडम ऑफ स्पाइसेस पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कौन है, वो केरला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे बताने की तो जरूरत नहीं थी क्योंकि सब बच्चों को ये पता है। आपको सब प्रकार की मसाले आपको कहाँ मिल जाएंगे, केरल में मिल जाएंगे। और केरल के आखिरी जो होता है वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, यानी कि हमारे भारत की आखिरी सुदूर पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी गिनी जाती है, तो इलायचियों की पहाड़ी ही होती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी आपके फैक्ट हो सकते थे ये सारे के सारे मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है। और शुरू में जितने इंपॉर्टेंट मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ वो तो सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ और ये बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको देता हूँ जैसे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर ये थी आपकी आज की हमारी वीडियो, ईवीएस के शॉर्ट नोट्स की पौधों की पहली पार्ट की वीडियो। खेजड़ी वृक्ष हो गए या कुछ और वृक्ष ऐसे हो गए जो मिस हो गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की, जिसमें हम जो अब तक टॉपिक कर चुके हैं उनके क्वेश्चंस किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी ईवीएस शॉर्ट नोट्स की 5वीं क्लास है। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और साथ ही साथ में अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा या हमारी एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं और डेली आपको क्विज सेक्शन मिलते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस भी चेक करते रहते हो कि कैसे आपकी प्रैक्टिस चल रही है एग्जाम पर्पस के हिसाब से। ओके, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।